सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमडीएस कोड की थ्योरम्स चल रही थी, उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट थ्योरम इज लेट सी बी अ लीनियर एनकेडी कोड ओवर द गेल्वा फील्ड इफ सी इज एमडीएस कोड देन एनी के पोजिशंस इन द कोड वर्ड ऑफ सी। ठीक है, सी के कोड वर्ड में कोई भी के पोजिशंस कैन बी टेकन एज पोजिशन ऑफ मैसेज सिंबल। किसी भी के पोजिशंस को, अगर वो एन के डी कोड है, एन के डी लीनियर कोड है, तो आप किसी भी के पोजिशंस को, कोड वर्ड की किसी भी के पोजिशंस को मैसेज सिंबल्स कंसिडर कर सकते हो। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सो हमने लिया सी एक लीनियर एन के डी कोड, जी एक इसकी जनरेटर मैट्रिक्स ले ली। तो जनरेटर मैट्रिक्स के क्रॉस एन टाइप की होगी, और जनरेटर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमें इनकोडिंग फंक्शन बता देता है, और ई ऑफ ए क्या होगा, ए जी होगा। सपोज सी इज एम डी एस कोड, क्योंकि हमने ये तो सपोज करना है कि एम डी एस कोड होगा और बाकी सारा प्रूफ करना है। सो ये एम डी एस कोड है, देन एवरी के कॉलम्स ऑफ जी आर एल आई, क्योंकि इसकी रैंक क्या होती है, जी की रैंक क्या होती है, ये वाली के है ना। तो इसकी अगर के रैंक है तो ये सारे एल आई वेक्टर्स होंगे। सो दीज के कॉलम्स ऑफ जी आर एल आई। अब हमने क्या किया, चूज किया पोजिशंस को I1 I2 I के। ठीक है, ये के पोजिशंस पिक कर ली और ये कॉलम्स बना लिए, G1 G2 GN ओवरऑल सारे कॉलम्स हैं किसके, जी के। अब उसमें से हमने ये जो पोजीशन सेट की है I1 I2 I के, ये पोजीशन हमने सेट की है सिर्फ उन कॉलम्स के लिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट जी I1 जी I2 जी I के ले लिए। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं में से आ रहे हैं, 1 2 3 4 n में से। ठीक है, अब आगे देखो, G1 G2 GN ये कॉलम्स थे, ये Li हो गए। अब इन ये जो Li वेक्टर्स हैं इनकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, ये जितने Li कॉलम्स मिले मुझे, इनकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाई। अगर ये सारे वेक्टर्स Li हैं तो इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने वाली है। अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, एक ए लिया, ठीक है, कोई भी मैसेज वर्ड लिया, क्योंकि आपका इनकोडिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रहा है, ई इज डिफाइंड फ्रॉम एफ के टू एफ एन। तो जो भी मैसेज वर्ड आएगा वो एफ के से बिलोंग करेगा, मतलब वो के टपल का होगा। सो ये ए ले लिया जो कि के टपल का है। नाउ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और जी जनरेटर मैट्रिक्स है। जब हमने जनरेटर मैट्रिक्स पढ़ी थी तो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी कि अगर आप जनरेटर मैट्रिक्स को किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देते हो तो वो भी एक नई जनरेटर मैट्रिक्स बनती है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर है तो क्या ए इनवर्स भी नॉन सिंगुलर होगा? यस, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं उसका इनवर्स भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आती है। तो ए इनवर्स जी, ए इनवर्स नॉन सिंगुलर, जी जनरेटर मैट्रिक्स, दोनों का प्रोडक्ट लिया हमने G1, तो G1 भी एक जनरेटर मैट्रिक्स बनेगी सी के लिए ही। अब हमने क्या किया, ए डैश कंसिडर किया। ठीक है, ए डैश कंसिडर किया, ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, एक नंबर लिया कुछ वैसे ही। देन अब यहाँ अगर मैं ए इनवर्स से दोनों साइड, सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो इधर सिर्फ ए बचेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ ए लगेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और इधर ए लग जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू ए डैश ए आ जाएगा। अब ए क्या है, ये रहा, और ए डैश हमने एज इट इज लिख दिया, ए मैट्रिक्स भी लिख दी, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि बी आप क्या ले रहे हो, इधर वाले वर्ड्स है ना, कोड वर्ड्स, तो वो किस फॉर्म के होते हैं, बी इज इक्वल्स टू ए जी होता है, बट G1 भी तो जनरेटर मैट्रिक्स है, तो बी इज इक्वल्स टू ए जी फॉर्म में भी आएंगे और बी इज इक्वल्स टू ए G1 फॉर्म में भी आएंगे। तो हमें जिस टाइप से रिक्वायरमेंट है हम वो वाले कंसिडर कर रहे हैं। तो बी इज इक्वल्स टू ए G1 की वैल्यू लगा दी, इन दोनों को कलेक्ट कर लिया, इसलिए इसका नेम हमने ए डैश दिया था। तो ये ए डैश जी फॉर्म के आ गए और जी ये है। तो ये जो B1 बी क्या होगा पूरा, क्योंकि बी कहाँ से आ रहा है, इनकोडिंग फंक्शन इज फ्रॉम एफ के टू एफ एन, तो बी यहाँ से आएगा, बी यहाँ से आएगा तो वो एन टपल का होगा। तो दीज एन टपल हमने लिख दिया, और ये पूरे एन टपल से मतलब B1 ए डैश G1 के इक्वल है, B2 ए डैश G2 के इक्वल है। तो हमने पूरा लिख दिया कि जो बी आई जेज हैं वो किसके इक्वल है, ए डैश जी आई जेज के। क्लियर, क्योंकि ये हमने इतना तो हो गया था, बट इसके बाद भी ये वाले जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं वो बचे हैं इनमें से, क्योंकि ये पूरा इधर G1 से G2 GN आ रहे होंगे ना, G1 से लेके GN के बीच में ही तो थे ये GI1 जो LIs वाले थे। तो ये जितने भी आ रहे हैं ये इस टाइप के आएंगे, और
इसको आप क्या कंसिडर कर रहे हो, ए डैश जी फॉर्म में जो भी आ रहा है वो क्या है, ए जे है ना। तो ये पूरा बी आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आ गया। दस द चूजन के पोजिशंस, जो भी हमने के पोजिशंस चूज की थी यही वाली, तो वो क्या बन गई आपकी, इज द कोड वर्ड आर फिल्ड विद द मैसेज सिंबल। ठीक है, ये जितने भी के पोजिशंस चूज किए हैं बी आई जेस की फॉर्म में, आई जेस ही तो चूज किए थे, तो ये क्या बन रहे हैं, वापस से मैसेज सिंबल्स बन रहे हैं। विद दैट आवर प्रूफ इज कंप्लीट। अब एक और थ्योरम देखते हैं। C be a linear NKD MDS code over the Galois field, then the number of code words of weight D। यह हमें ये बताएगा कि किसी पर्टिकुलर वेट के, अगर आपको कोई ये बोले कि आपके पास एक लीनियर कोड है और आप मुझे ये बता दो, लीनियर एमडीएस कोड है, कि 2 वेट के कितने कोड वर्ड होंगे या 3 वेट के कितने कोड वर्ड होंगे, तो ये थ्योरम हमारे काम आती है। तो डी वेट के जितने कोड वर्ड्स होते हैं दैट इज इक्वल्स टू एन सी डी इंटू क्यू माइनस वन है। सी इज कॉम्बिनेशन, जो आप एन सी आर पढ़ते थे अपने +1 में। तो प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। सो लेट सी बी अ लीनियर एनकेडी एमडीएस कोड ओवर द गेल्वा फील्ड एफ। अगर एमडीएस कोड है तो डी एन माइनस के प्लस 1 होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमडीएस कोड। और हमें पता है कि कोई भी लीनियर कोड एमडीएस कोड होता है इफ एंड ओनली इफ it C has non-zero code words of weight D having non-zero entries in D coordinate positions, है ना। तो अब देखो, अब आगे बढ़ो, सेलेक्ट द पोजिशंस। तो अगर डी के पास नॉन जीरो पोजिशंस होनी चाहिए तो हम उनको कंसिडर कर लेते हैं कि वो I1 I2 ID होंगी, टोटल I1 से लेके n में से, क्योंकि टोटल तो n लेंथ है, तो n में से ये वाली पोजिशन है। नाउ सिंस C is a MDS code, so there exists a code word। ये n लेंथ का ऑफ वेट D, ठीक है, क्योंकि आपने D तो मिनिमम डिस्टेंस लिया है तो D डिस्टेंस का एक कोड वर्ड तो मिलेगा ना। सच दैट ये वाली पोजिशंस नॉन जीरो होंगी और इनके अलावा जो भी बचेंगी वो जीरो होंगी। सो हमने यही लिखा है सी आई जे नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये सी आई जे ये हैं, जे वेरी कर दो 1 से लेके डी तक, बस आपका काम यही तो बन जाएगा। जे को 1 लगाओ तो I1, जे को 2 लगाओ तो I2, तो ये बन जाते हैं जे सी आई जे इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब इसका वेट डी ही है, बाकी सब जीरो है, लिखा हुआ सी आर इज जीरो इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। अब हमने एक बी लिया एन लेंथ का, सच दैट बी आई जे इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जैसे कंडीशंस हमने सी के ऊपर लगाई वैसी ही सेम कंडीशंस हमने बी के ऊपर लगाई। तो क्योंकि हमें ये फाइंड करना था कि डी वेट के कितने कोड वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एक हमने ये कंसिडर कर लिया, एक हमने ये कंसिडर कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो 2 कोड वर्ड्स हैं जिनका वेट डी है उनका आपस में क्या रिलेशन है। सो अब हम फाइंड करेंगे कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। सो वी क्लेम दैट कि ये जो बी और सी 2 कोड वर्ड्स हैं जिनका वेट डी ही है दोनों का, ठीक है, उनके बीच में एक रिलेशन है कि वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं। बट जो मल्टीपल आ रहा है वो एक्सेप्ट ज़ीरो है, मतलब एफ स्टार से आएगा, फील्ड में से सिर्फ एक ज़ीरो रिमूव कर दो तो आपको बाकी सारे नंबर सारे मिल जाएंगे। तो ये हमने क्लेम किया, मीन्स वी आर गोइंग टू प्रूव दैट। और प्रूव करने के लिए वी विल अडॉप्ट द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। सो हम सपोज करते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा सी। अगर ये इक्वल नहीं है तो बी की वैल्यू भी लगा दो और सी की वैल्यू भी लगा दो। जैसे ही आपने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपको क्या मिला कि ये B1 और यहाँ फर्स्ट एंट्री ये है ना, 2 टपल्स कब सेम होते हैं, जब हर एंट्री सेम हो, है ना। अगर एक भी एंट्री डिफरेंट हो गई तो ये टपल सेम नहीं होते हैं। तो ये नॉट इक्वल्स टू नहीं सेम है, तो कम से कम एक एंट्री तो डिफरेंट होगी, है ना, ज़्यादा हो सकती है बट कम से कम एक एंट्री डिफरेंट होने वाली है। तो लेट्स से कि वो टी है जो डिफरेंट है, वो टी 1 से लेके डी तक कुछ भी हो सकता है। सो ये हमने सपोज कर लिया कि ये इक्वल नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो हमने ये सपोज किया कि ये जो एंट्रीज हैं आपस में, ठीक है, सी की जो एंट्रीज हैं आपस में, अगर वो एक दूसरे का मल्टीपल है, सी की एक एंट्री को आप एक नंबर से और सेम एंट्री को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई अगर कराते हो तो वो दोनों इक्वल आते हैं।
तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, देखो यहाँ पे नंबर सेम है, मतलब कुछ 2 कुछ 3 कुछ 4 कुछ ऐसे होगा, तो इधर भी 2 और इधर भी 2। यहाँ पे आप बोलते हो मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे आप बोलते हो मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूँ, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब आप 2 का टेबल जितनी बार यहाँ पढ़ रहे हो 2 का टेबल उतनी ही बार तो यहाँ पढ़ रहे हो, तभी तो नंबर सेम आएगा। मतलब अल्फा और बीटा सेम होंगे तभी तो 2 अल्फा और 2 बीटा सेम होंगे। सो अल्फा एंड बीटा आर सेम। अगर CRT 0 के इक्वल नहीं है सो अल्फा और बीटा सेम होंगे, क्योंकि अगर 0 होगा तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो वो इक्वल हो जाएगा, है ना। 0 इंटू अल्फा करो या 0 इंटू बीटा करो, आना 0 ही है, इसलिए लिखा है कि अगर ये 0 नहीं है तो अल्फा बीटा सेम होंगे। हेंस ऑल द एलिमेंट्स अल्फा CRT, जितने भी एलिमेंट्स आपने कंसिडर की वो अल्फा C के, वो सब क्या है, सब डिस्टिंक्ट हैं। और सब डिस्टिंक्ट है, और वो कितने हैं काउंटिंग में, Q-1 है। Q-1 क्यों है, क्योंकि जो फील्ड है गेल्वा फील्ड, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, Q, और F स्टार हमने लिया है, तो F स्टार का मतलब होता है F-0, एक एलिमेंट निकालना होता है, तो वो ये Q-1 एलिमेंट्स हैं, तो ये Q-1 आ गया। सो ऑर्डर ऑफ F इज ये सब लिखा हुआ है। सो इसका मतलब जो BIT नॉट इक्वल्स टू अल्फा CIT है, तो इसका मतलब F स्टार, ये F स्टार नहीं आएगा बेटा, यहाँ करेक्ट कर लेना। F हैज़ एटलीस्ट Q-1 प्लस 1 एलिमेंट्स, है ना, क्योंकि Q-1 इसमें आ रहे हैं तो उसमें कितने आएंगे, Q-1 प्लस 1 मतलब टोटल Q एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जब Q एलिमेंट्स हमारे बन गए, सो इसके पास कम से कम Q एलिमेंट है, सो ऑर्डर ऑफ F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, क्योंकि एटलीस्ट Q-1 एलिमेंट है। और अगर मैं लिखूं इक्वल हटाना चाहूँ तो मुझे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिखना है, तो मुझे Q+1 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ F क्या बन रहा है, Q+1। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि F का ऑर्डर तो Q है। Hence there exists alpha belongings to F star B such that B is equals to अल्फा C, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गई और वो हमने सपोज जो किया था दैट वाज रॉन्ग, तो हमने सपोज किया था B इज नॉट इक्वल्स टू अल्फा C, तो ये रॉन्ग है, तो क्या है, B इज इक्वल्स टू अल्फा C है। So there are exactly Q-1 code words of weight D having non-zero entries at this positions, since D positions among the n tuples, n positions है ना, n पोजिशंस टोटल हैं, उनमें से d पोजिशंस हमने चूज करनी है, तो वो NC-D वेज में चूज होते हैं कॉम्बिनेशन से, तो NC-D वेज हैं, बट हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, Q-1 है जो F स्टार से आ रहे हैं ना, तो Q-1 इंटू NC-D करना है बस आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। सो NC-D इंटू Q-1, D की वैल्यू क्योंकि MDS कोड है तो N-K+1 भी लगा सकते हो, तो ओवरऑल आपका ये निकल के आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।